नमस्कार दोस्तों, शेड्स ऑफ मनीष में आपका स्वागत है। मैं लेकर हाजिर हूं एक नई कहानी जिसका नाम है रेड लिपस्टिक। इस कहानी को लिखा है ध्रुव लॉ ने और इस कहानी में साउंड किया है आयुष मेहरा ने। दोस्तों, अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो पेज को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसे आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ दूं, तो आप मुझसे कहानी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी रेड लिपस्टिक। लाल रंग की लिपस्टिक लगाए वो औरत मेरे सामने बैठी थी। मैंने उसे वो पहली लाइन कहते हुए सुना, मैंने खून किया है। पुलिस स्टेशन में मेरे सामने टेबल के दूसरी तरफ बैठी उस औरत की उम्र लगभग 65 साल होगी। झुर्रियों से भरा चेहरा, थकी हुई सी आंखें, झुके हुए कंधे, लेकिन आवाज़ एकदम मजबूत। मैं अभी सोच ही रहा था कि अगला सवाल क्या पूछूं कि तभी सामने से उस औरत ने कहा, आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी और को मारूं। मैंने उससे कहा, आपका नाम क्या है? उसने मुझे घूरते हुए कहा, अंजुम। और आप काम क्या करती हैं? बायोलॉजी की टीचर थी स्कूल में, अब रिटायर हो चुकी हूं। किसका खून किया है आपने? उसने कहा, मेरे घर पर वो काम वाली आती थी उसका, राशन की दुकान से जो लड़का आया था उसका। और कहते कहते अंजुम की आंखें भर आईं। अपने सफ़ेद लेकिन लंबे बालों को उसने एक जूड़े में बांधा और फिर कहा, और अपने पति का खून किया है मैंने। इन तीनों को मारा है। आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए और जेल में बंद कर दीजिए। मैंने उसे कहा कि बिना किसी कंप्लेंट के मैं ऐसा नहीं कर सकता, और ना ही मैंने कोई डेड बॉडी देखी है। आपकी बातें सुनकर मैं फ़िलहाल इतना कह सकता हूं कि आपका दिमाग ठीक नहीं है। उसने गले की खारिश दूर करते हुए कहा, आपको अगर यकीन नहीं होता तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकते हैं। मैंने डेड बॉडीज़ को अपने गार्डन में गाड़ा हुआ है। अपने साथ 2 हवलदार लेकर मैं अंजुम के घर पहुंचा। उसने वो एग्जैक्ट जगह बताई जहां उसने राशन की दुकान वाले लड़के और उस काम वाली की लाश को गाड़ा था। मैंने कांस्टेबल से उन लाशों को खोद कर निकालने के लिए कहा। अंजुम के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे। वो बस हर कुछ देर में अपना जूड़ा खोलती और उसे फिर से कसकर बांध लेती। मैंने उससे पूछा, आपके पति की बॉडी कहाँ है? उसने कहा, अंदर घर में। उसकी आवाज़ में मुझे झिझक नजर आई। मुझे अब भी यकीन था कि अंजुम की दिमागी हालत की वजह से वो ऐसी बातें कर रही है। कांस्टेबल्स को बाहर छोड़कर मैं अंजुम के साथ घर के अंदर आ गया। उसने एक कमरे की ओर इशारा किया और कहा, बॉडी यहां पर है। मैं कमरे के अंदर जाने ही लगा था कि अंजुम ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे रोक लिया और मुझसे गले लगकर रोने लगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपको यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। आप चले जाइए, अभी इसी वक्त चले जाइए। मैंने अंजुम को खुद से दूर करते हुए कहा, तो क्या आप हमारा वक्त बर्बाद करने के लिए हमें यहाँ पर लेकर आई थी? अंजुम थोड़ी शांत हुई। उसने अपने हाथ अपने पीछे रखे और सर झुकाकर खड़ी हो गई। मैंने उससे कहा, इसी कमरे में है ना आपके पति की लाश? ज़रा देखें हम भी। ये कहकर मैं कमरे में दाखिल हो गया। अंदर अंधेरा था, लाइट का स्विच दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने टॉर्च से कमरे में देखना शुरू किया। वो कमरा काफ़ी बड़ा लेकिन खाली था, एकदम खाली। दाहिने तरफ की दीवार पर कुछ तस्वीरें लगी हुई थी।
मेरी नज़र एक फैमिली फ़ोटो पर पड़ी। फैमिली फ़ोटो में अंजुम के अलावा परिवार में सभी के चेहरे पर एक लाल मार्क बना हुआ था। उस फोटो को मैंने दीवार से उतारा तो मेरे हाथ से टॉर्च फिसलकर ज़मीन पर गिर गई। मैं फर्श से टॉर्च उठाने के लिए झुका तो देखा जिस दीवार पर तस्वीर टंगी थी वहां नीचे की तरफ से हवा आती हुई महसूस हुई। मैंने टॉर्च मारकर देखा तो वह असल में दीवार नहीं बल्कि एक दरवाज़ा था। दरवाजे के नीचे थोड़ी सी जगह थी जहां से हवा आ रही थी और एक अजीब सी बू। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि उस दरवाजे के पीछे एक छोटा कमरा था और उस कमरे के नज़ारे ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। वहां 6 लाशें पड़ी हुई थी। फैमिली फोटो में मौजूद हर शख्स की लाश थी वहां, सिवाय अंजुम के। एक पल को ऐसा लगा जैसे मेरी रगों में खून बहना बंद हो गया है। उन लाशों में 2 बॉडीज 4-5 साल के बच्चों की भी थी। तभी मुझे गोली चलने की आवाज़ आई। पहले एक और फिर दूसरी गोली की आवाज़ सुनकर मैं उस लाशों वाले कमरे से बाहर निकला। अचानक मुझे मेरी गर्दन पर पीछे से कुछ महसूस हुआ। मुझे पता ही नहीं चला और मैं फर्श पर गिर गया। लाइट ऑन हुई और सामने खड़ी अंजुम अपने एक हाथ में मेरा सर्विस रिवॉल्वर और दूसरे में सर्जिकल नाइफ पकड़े हुए थी। मुझे देखकर वो हंस रही थी। उसके बाल खुले थे और वो बेहिसाब हंस रही थी। खून मेरी गर्दन से बहकर फर्श को लाल कर रहा था और अंजुम हंसती जा रही थी। मैंने दर्द से कर्राते हुए उससे पूछा, क्यों? वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ झुकी और बोली, क्योंकि मुझे खून ज्यादा बह जाने की वजह से मैं होश में नहीं था। मुझे उसके आगे के शब्द सुनाई नहीं दिए। वो मेरे पास बैठकर मेरे बाल सहलाने लगी। मेरी सर्विस रिवॉल्वर उसके पैरों के पास रखी हुई थी। मेरा हाथ मेरी सर्विस रिवॉल्वर से सिर्फ 2 इंच दूर था, लेकिन कई बार छोटी सी दूरी तय करना कितना मुश्किल हो जाता है। खून बहता जा रहा था और मेरे शरीर से मेरी जान निकल रही थी। अगर मैं हिम्मत करके रिवॉल्वर उठा भी लूं तो क्या मैं उसे चला पाऊंगा? अंजुम अब एक लोरी गाने लगी। सुनाई कुछ नहीं दे रहा था मुझे, लेकिन अंदाज़ा लगा रहा था मैं। ये भी सोच रहा था कि यह औरत अब किसी भी वक्त मेरी गन से मुझे मार सकती है। बाहर मेरे दोनों कांस्टेबल को तो उसने मार ही दिया था। वो गोली चलने की आवाज़ जो मुझे आई थी, उफ, मैं क्या करूं? मर जाऊं या इस पागल औरत को मार के मरूं? कहानी यहीं तक सुनाऊंगा। आकाश ने सामने बैठे अमर्त्या जी से कहा। यहीं तक सुनाऊंगा मतलब? अमर्त्या ने हैरानी से पूछा। अरे आगे क्या हुआ? एंड में किसने किसको गोली मारी? क्या फ़र्क पड़ता है सर, मुझे लगता नहीं आपको कहानी पसंद आई। आप सोच रहे होंगे कि जाने वो औरत सबको क्यों मार रही थी, और यही सवाल आपको खटक रहा होगा। मैं चलता हूं सर। अगर कहानी का अंत सुनना हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। रकम अच्छी लगी तो ज़रूर बताऊंगा कि एंड में क्या हुआ। ये कहकर आकाश चेयर से उठा, टेबल पर अपनी ड्रिंक के पैसे रखे और जाने के लिए मुड़ गया। अमर्त्या ने पीछे से कहा, वो सब लोग मर गए एंड में, और क्या हुआ होगा? मन में कल्पना करके तुम जैसे राइटर ऐसे ही बकवास लिखते हैं। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। आकाश ने बिना मुड़े एक पल को अमर्त्या की बात सुनी, एक मुस्कान दी और चला गया। एक बूढ़ा सा वेटर टेबल पर आया और पैसे उठा लिए। अमर्त्या ने उसे एक विस्की का ऑर्डर दिया। अमर्त्या ने जाते हुए वेटर को गौर से देखा तो उसके गले के पास एक गहरी चोट का निशान था। अमर्त्या अपनी चेयर से खड़ा हो गया और वेटर को रोककर उससे पूछा, तुम पहले पुलिस में थे? वेटर ने इशारे में अपनी जुबान की तरफ हाथ हिलाया और इशारों में उसने अमर्त्या से कहा, मैं बोल नहीं सकता।